6 अगस्त 9 अगस्त 1945 इतिहास का वह काला दिन जब जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों कि इस हमले में न बम गिराने वाले जिम्मेदार थे, न बम जिन पर गिरा वो जिम्मेदार थे। तो भाई आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों। कई लोगों से आप पूछेंगे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये परमाणु बम जो गिरा था जापान पे, तो उसमें आपका क्या कहना है। तो कुछ लोग बोलेंगे फैटमैन, एटम बम, ट्रिनिटी, लिटिल बॉय, मैनहट्टन वगैरह वगैरह, लेकिन सही चीज़ पूछो तो कोई भी खुल के बताता नहीं है दोस्तों। ऐसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट था दोस्तों, लेकिन फिर भी इसके पहलुओं को हम समझेंगे क्योंकि यही वो वार था जिस पे पहली बार धरती के लोगों ने परमाणु विभीषिका को देखा और करीब से समझा था। आज हमारा ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि ये परमाणु बम, एटॉमिक रिएक्शन, ये सब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, ये सब की चीज़ों का आज हम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करने के मूड में है। आज हम लोग सीधा सीधा इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ये 2 क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या परमाणु धमाके को रोका जा सकता था, और अगर धमाका हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन था। तो चलते हैं दोस्तों इसके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी माधव, आप देख रहे हैं डिबग सेंस। तो चलते हैं टॉपिक पे दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, परमाणु वार कौन जिम्मेदार। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों इस एटॉमिक वार के लिए इसको थोड़ा सा गहन समझना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए थोड़ा हमें इतिहास में चलना होगा, जिसमें ये सारा कहानी एक किरदार के इर्द गिर्द घूमता है दोस्तों। इस किरदार को देखिए दोस्तों। इस धरती पे आपने कितने बड़े बड़े राक्षस सोचे होंगे और अपने मन में आप कितना बड़ा तानाशाह डिक्टेटर सोचे होंगे, ये सब का सब लक्षण इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को यूरोप में हुआ था दोस्तों, ऑस्ट्रिया कंट्री में। और सारा का सारा करा धरा इसी मॉन्स्टर का काम था दोस्तों। इसके बारे में अगर आप जानना चाहें दोस्तों, तो ये एक बेहद ही भूखा और गरीब परिवार में पैदा हुआ था। इसका सपना पेंटर बनने का था, जो कभी पूरा नहीं हो सका। भूखा नंगा घूमता बचपन इसका काफ़ी बुरा बीता दोस्तों। इसके बचपन में ही इसके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। 15 साल का उम्र होते होते इसके माताजी का भी देहांत हो गया था। न खाने को भोजन, न रहने को घर था दोस्तों, न ही कोई इसके पास रोजी रोजगार बचा था। इस तरह वह भागा भागा पहुंच गया कहाँ, जर्मनी। ठीक ऑस्ट्रिया के बगल में दोस्तों जर्मनी कंट्री है। ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और अपने माता पिता के देहांत के बाद भटकते भटकते पहुंच गया जर्मनी। अब जर्मनी के हालात पे उस वक्त गौर करें दोस्तों, तो पहला विश्व युद्ध उस वक्त समाप्त। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चल रहा था। करीब 4 साल ये विश्व युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों, जो वर्साई की संधि के तौर पे इसका समापन हुआ था दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध में ये सिपाही के तौर पे शामिल भी हुआ था। इस विश्व युद्ध में जर्मनी की बहुत बुरी तरह पराजय भी हुई थी दोस्तों, लेकिन इसका देश प्रेम अपने पराकाष्ठा पे पहुंचता चला गया। शायद ही तब जर्मनी में इससे बड़ी देशभक्ति का किसी ने परिचय दिया हो दोस्तों। पर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की अति बहुत खतरनाक होती है। जैसे आप अधिक किसी से प्यार, अधिक किसी से नफरत, अधिक किसी से दोस्ती, दुश्मनी, खाना पीना, तो अति तो किसी भी चीज का बुरा होता है दोस्तों। कहा भी गया है अति सर्वत्र बढ़ जाते। तो यही प्रॉब्लम हिटलर के साथ भी था। जब यूरोप के अंदर वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो ये सैनिक बन बैठा दोस्तों, और ऑस्ट्रिया का होकर भी ये जर्मनी का भक्ति करने में लग गया। इस वार में जर्मनी की बहुत बुरी पराजय हो गई दोस्तों। और इसी दौरान 28 जून 1919 को एक संधि साइन की गई, जिसे हम लोग कहते हैं इतिहास में द ट्रिनिटी ऑफ वर्साई। वर्साई की संधि के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों। और इसी के साथ यह वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, प्रथम वर्ल्ड वार। वर्साई की संधि दोस्तों, ये संधि जबरन जर्मनी पे थोपी गई थी। इसमें कहा गया था, यहाँ गौर करना दोस्तों, इस संधि में कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का जो भी नुकसान हुआ है वो सारा का सारा जर्मनी भुगतान करेगा। जर्मनी के सारे उद्योग धंधे पे ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा होगा। उसके खाद्य संसाधनों का हिस्सा भी फ्रांस और ब्रिटेन को जाएगा। अब सोचो, उसके संसाधनों का हिस्सा भी फ्रांस और ब्रिटेन को जाता है दोस्तों।
जर्मनी अब 1 लाख सेना से ऊपर नहीं रख सकेगा, वह कोई भी अत्याधुनिक हथियार नहीं रख सकेगा। मतलब पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो बोझ है वो जर्मनी पे डाल दिया गया था दोस्तों। और अब जर्मनी बर्बाद होकर हज़ारों वर्ष पीछे चला गया था, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। यही था दोस्तों इस संधि में। अब हिटलर इसको बहुत करीब से देख रहा था दोस्तों, इस संधि को, और इसी का फ़ायदा वो आगे उठाया। उसने जर्मनी के चौक चौराहों पे बैठकर अपने नेताओं की बुराई करनी शुरू कर दी। मतलब जर्मनी की हार का कारण यही नेता है, वरना जर्मनी कभी नहीं हारता। जर्मनी की सेना वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली सेना है और हम कभी नहीं हार सकते थे। हारे तो हारे, इन नेताओं के कारण हारे। ये संधि जो हम पर थोपी गई इसके जिम्मेदार भी यही नेता हैं, ऐसा एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के लोगों को समझाना शुरू कर दिया दोस्तों। एडोल्फ हिटलर गजब का फनकार था दोस्तों, बोलने में गजब का माहिर था। आप गूगल पे इसका स्पीच सुनो दोस्तों और आपको जोश से भर देगा। भाषा तो इसकी जर्मन होगी, पर ये दोस्तों इसका जोश और इसका बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कितना जोश और जुनून और तानाशाह से ये भरा उपड़ा हुआ था ये एडोल्फ हिटलर। वो रातों रात फेमस हो चुका था दोस्तों, वो अपनी वाक्पटुता से। इसको सुनने के लिए पहले 10 लोग आए, फिर 10,000 लोग आए, और ये आंकड़ा कब 10 लाख पार कर गया दोस्तों पता तक नहीं चला। इस प्रकार एक छोटा सा सिपाही अब जर्मनी का सबसे बड़ा किरदार बन बैठा था। मतलब एक सड़क छाप भूखा नंगा इंसान पहले सिपाही बना और जर्मनी की हार को हथियार बनाया और सुपरस्टार बन गया दोस्तों। 1924 में इनकी एक किताब भी आई थी, मी काफ दोस्तों। इस किताब को अगर पढ़ पाओ कहीं तो पढ़ना, और इसका सॉफ्ट कॉपी तो दोस्तों अवेलेबल है गूगल पे, विकीपीडिया पे देखना, ये मिल जाएगा दोस्तों। ये किताब में उसने 2 बातें काफ़ी चीख कर बताई थी कि अगर मैं जर्मनी का चांसलर बन जाता हूं तो इस वर्साई की संधि को फाड़ कर मैं फेंक दूंगा दुनिया के सामने। और दूसरी बातें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मैं फ्रांस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तबाह कर दूंगा। यही 2 बातें जर्मनी की जनता को बहुत पसंद आई दोस्तों कि नेतृत्व होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार का खर्चा देते देते वहाँ के लोग भुखमरी के कगार पे आ चुके थे दोस्तों। उनके सामने और कोई उपाय ना दिख रहा था, बस वो अपने जर्मनी के किसी सुपर लीडर की तलाश में थे दोस्तों। जर्मनी के लोग जानते थे कि ये संधि जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन जर्मनी फिर से खड़ा हो जाएगा दोस्तों। अपनी किताब में चीख कर कहा था कि संधि को फाड़ कर फेंक दूंगा और फ्रांस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मुझे चांसलर बनाया जाता है। दोस्तों हिटलर की यह किताब बिक्री में अपने ज़माने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दी थी दोस्तों। एडोल्फ हिटलर यहीं नहीं रुका दोस्तों, उसने अपने प्रचार प्रसार के लिए अखबार, पंपलेट, पर्चे, भाषणों के माध्यम से वो काफ़ी सुर्खियों में आ गया था। उसे जेल भी जानी पड़ गई थी दोस्तों, फिर वो जेल से वापस भी आया। उसने अपनी एक पार्टी भी बनाई जेल से आकर। 1933 आते आते दोस्तों वो ब्रिटेन का चांसलर बन बैठा था। 1934 में वह प्रेसिडेंट पद पे पहुंच गया दोस्तों। मतलब एक मामूली अदना सा सिपाही 15 साल की उम्र में सेना में सिपाही बना दोस्तों। उसके बाद वो जर्मनी का चांसलर बना, फिर राष्ट्रपति बना, और उसके बाद दोस्तों तो उसका विजय अभियान अभी आगे समझ में आएगा। सबके सामने उस वर्साई की संधि को उन्होंने दोस्तों फाड़ के फेंक दिया अपने वादा के मुताबिक। और 1936 के ओलंपिक में देखेंगे दोस्तों जो म्यूनिख में हुआ था जर्मनी में, इसमें उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिए। जर्मनी कभी इतना पावरफुल होकर नहीं आया था दोस्तों ओलंपिक में। और हिटलर के समय में देखो दोस्तों वो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस देख सकते हो दोस्तों। 1936 के म्यूनिख ओलंपिक में रिकॉर्ड बीट कर दिया था जर्मनी ने। दोस्तों जर्मन की 2 खास बातें हैं दोस्तों। एक तो टेक्नोलॉजी और हैवी इंजीनियरिंग में इसे दुनिया का पिता कहा जाता है। आप कहते हैं ना जर्मन टेक। दोस्तों आज भी देश में देखिए जितने भी आपके सपने हैं ना महंगे सारा जर्मनी से ही शुरू होगा दोस्तों। ऑडी कार, BMW, मर्सिडीज, हैवी मशीनरी में दोस्तों जर्मनी का किसी से मुकाबला न था दोस्तों, ना इस दौरान रहा और ना आज है दोस्तों। मतलब जो भी सपने देखो सब जर्मनी से ही शुरू होता है दोस्तों। फाइटर जेट इंजन बनाने में तो यह दुनिया का बादशाह है। दूसरा दोस्तों कोई भी जर्मन हिटलर की तरह ही अपने देश से बहुत प्यार करता है दोस्तों। ये लोग घने राष्ट्रवादी होते हैं। इंग्लिश आते हुए भी ये लोग जर्मन को कभी नहीं छोड़ता है दोस्तों। ये लोग इंग्लिश बोलते कभी नहीं दिखेंगे कोई भी जर्मन, जबकि अनुभव है इंग्लिश भाषा बोलने का। दोस्तों ये लोग अपने कंट्री में ये भी देखोगे आप सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं मार्केट में। आज देख लो दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक से लेके अभी तक मोदी जी भी सब स्वदेशी की बातें करते मिलेंगे। भैया सिंपल है, आप खाने पहनने पर अगर होटल और अब्रॉड पर डिपेंड रहोगे तो आप मालिक कभी नहीं बनोगे। बनना तो हम लोगों को नौकरी ही है। तो ये एक फॉर्मूला है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत बनना है, आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया करना है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये भारत अब इस पर अपना स्टेप ले रहा है, ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। यहाँ तो अब आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्या भारत सुपर पावर बनेगा? अरे भैया कभी नहीं बनेगा दोस्तों। ऐसे में कैसे बनेगा सुपर पावर? हम लोग तो हर चीज़ दूसरे पर डिपेंड हैं।
और सुपर पावर बनने का फॉर्मूला कुछ अलग। जर्मन चाइना के फॉर्मेट पर जब तक हम लोग अपना काम शुरू नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक क्या सुपर पावर बनेंगे। सभी जानते हैं दोस्तों, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारा, सेकेंड वर्ल्ड वार में हारा, फिर आज सुपर पावर है। क्यों? आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलो खैर जाने दीजिए, जो भी टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं हिटलर ने वर्साई की संधि को फाड़ के फेंक दिया था। जब वो चांसलर प्रेसिडेंट बन गया दोस्तों, तो वर्साई की संधि को फाड़ के फेंक दिया। दोस्तों ऐसे तो एक इतना बड़ा डिक्टेटर, ये कॉमन सेंस की बात है, जब कहीं पे राज करेगा दोस्तों तो युद्ध के बादल तो बनने ही लगेंगे दोस्तों। तो यूरोप के ऊपर भी एक युद्ध का बादल इनके सत्ता संभालते ही बनने लगा था दोस्तों। सत्ता संभालते ही हिटलर ने अपने पत्ते को फेंकना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो पहुंच गया अपने पड़ोसी राष्ट्र ऑस्ट्रिया के पास 1938 ईस्वी में और कहा, हे भाई ऑस्ट्रिया, चल अपने जो ऊपर का छोटा सा हिस्सा है ना वो वापस कर, जो वर्ल्ड वार में हमसे छीन लिया था, चल वापस कर। अब ऑस्ट्रिया क्या करता? ऑस्ट्रिया बोला कि भाई मैं वापस नहीं दूंगा। क्यों दूं मैं वापस? मैं ये मेरा है, मैं क्यों वापस दूं? सीधा हिटलर कहा, भाई दे, नहीं तो अटैक कर दूंगा, अटैक। अब क्या करता? ऑस्ट्रिया का राजा भागा फ्रांस के पास गया दोस्तों। मीटिंग हुई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सब ने कहा कि भाई सुन ऑस्ट्रिया, तुम हिटलर को ये जो छोटा सा जो पार्ट है ना वो उसे वापस कर दे और कहानी ख़त्म कर ले। ऑस्ट्रिया बेचारा क्या करता दोस्तों, ये इतना छोटा सा देश, वो क्या किया, कहा कि भाई ले जाओ, जब सबका फरमान है तो ले जाओ अपने ऊपर का पार्ट। अब सबको ये भी लगने लगा था दोस्तों कि चलो भाई ये मामला शांत हो गया, पर हिटलर कहाँ रुकने जा रहा था दोस्तों। 3 महीने के अंदर अंदर वो पूरा ऑस्ट्रिया खा गया। बिना गोली बंदूक का एक देश को मार्च 1938 में आते आते दोस्तों ये पूरा का पूरा हजम कर गया, पूरे ऑस्ट्रिया को हिटलर। अब क्या था दोस्तों, मार्च 1938 में तो ऑस्ट्रिया खाया, उसके बाद फिर उसका दूसरा दावा, पत्ता तो चल ही रहा था दोस्तों उसका, ये तो सोचा समझा प्लानिंग था हिटलर का। दूसरा पत्ता उन्होंने फेंका सितंबर 1938 में, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों चेकोस्लोवाकिया। आज वो दोनों अलग अलग राष्ट्र है दोस्तों यूरोप में, एक है चेक रिपब्लिक और दूसरा स्लोवाकिया दोस्तों। उस जमाने में ये चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था दोस्तों, सितंबर 1938 में। फिर वहाँ पे कहा कि भाई चेकोस्लोवाकिया से कहा कि ओ चेकोस्लोवाकिया, जरा जो ऊपर का जो पार्ट है ना छोटा सा जो लिया था युद्ध में, चलो वापस करो। वो भी मना कर दिया कि भाई मैं क्यों वापस करूँ। वो भागा गया दोस्तों, वो भी फ्रांस के पास, ब्रिटेन के पास कि भाई ऐसा ऐसा बात है। वो भी मना कर दिया चेकोस्लोवाकिया कि भाई मैं दूंगा नहीं। तो फिर हिटलर कहा कि कैसे नहीं दोगे भाई, अटैक कर दूंगा, अटैक। भागा वो दूसरे राष्ट्र के पास गया और लास्ट में क्या करता है दोस्तों, सब अब युद्ध का बादल तो बनने लगा था। सबको लगा कि वो कब्जा कर ही लेगा, चलो भाई इसको दे दो ऊपर का पार्ट। तो हुआ क्या दोस्तों, करते करते ये पूरा चेकोस्लोवाकिया भी खा गया। पहले ऊपर का पार्ट लिया और उसके बाद पूरा अपना फाटक खोल दिया। करते करते चेकोस्लोवाकिया भी हजम कर गया। सितंबर 1938 में तो दोस्तों ऑस्ट्रिया खाया था, 1939 आते आते वो एक और राष्ट्र खा गया पूरा का पूरा, चेकोस्लोवाकिया दोस्तों। अब क्या था, सबको लगने लगा, बाकी जो राष्ट्र थे यूरोप के, बाकी जो कंट्री था, सबको लगने लगा कि चलो भाई अब यहाँ पे कोई कब्जा नहीं जमेगा, अब हिटलर शांत हो जाएगा। पर हिटलर इसके बाद क्या किया दोस्तों, पहुंच गया बगल के और कंट्री के पास, पोलैंड के पास। पोलैंड के ऊपर एक लगा हुआ एरिया, फेमस एरिया है दोस्तों, डेंजिंग। 1 सितंबर 1939 को उसको कहा कि भाई आप हमको ये वापस कर दो, नहीं तो हम आप पे अटैक कर देंगे। तो हुआ भी यही दोस्तों, वो वापस नहीं किया और उसने क्या किया, पोलैंड के जगह है डेंजिंग, उस पर अटैक कर दिया दोस्त। और यहीं से मेन सेकेंड वर्ल्ड वार फॉर्म में आया। अब 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर अटैक करने की घोषणा कर दी। भाई क्या है, हिटलर अब वन साइड डिक्टेटर कर रहा था, तो बाकी कंट्री को तो इसमें आना ही। फ्रांस और ब्रिटेन भी पहुंच गया इस लड़ाई में और तरीका से विधिवत घोषणा कर दिया 3 सितंबर को कि भाई हम भी इस लड़ाई में आ रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, हिटलर को ये सारा चीज़ ना पता था कि पोलैंड पर अटैक करने के बाद वो चारों तरफ से घिर जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, 1 सितंबर से पहले ही भागा रसिया के पास गया था और 22 अगस्त 1939 को उन्होंने नॉन एग्रेशन पैक्ट पर साइन कर लिया था रसिया के साथ और कहा कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, एक दूसरे की हमेशा सहायता करेंगे। और देखेंगे दोस्तों ऐसे भी सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है जर्मनी रसिया जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ताकत बन के सामने आए थे दोस्त। अब जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए संसाधन की प्रचुर आवश्यकता थी दोस्तों। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए कच्चा तेल, लोहा, हथियार, कपड़ा, ये सब चीज़ चाहिए। तो इसके लिए वो क्या किया, रसिया से मदद लेना शुरू किया और रसिया की सहायता से सारा अपने यहाँ स्टॉक करने लगा दोस्तों। अब हिटलर इतना शक्तिशाली हो गया कि किसी में विरोध की हिम्मत नहीं बची। अब हिटलर दिनों दिन तो छोड़ो दोस्तों, वो घंटों के हिसाब से अब यूरोप के अन्य देशों पे कैप्चर करना शुरू कर दिया। कोई एरिया पे करता है दोस्तों, ये पूरा कंट्री पे कैप्चर करना शुरू कर दिया था। अब एग्जांपल में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो सपोज करो ना, या 5 घंटा हो गया, चलो स्विट्जरलैंड खाओ, 2 दिन बीत गया नॉर्वे खाओ, 2.5 दिन बीत गया स्वीडन खाओ,
3 दिन हुए फिनलैंड खाओ, 3.5 दिन हो गया स्पेन, साइड हटो। हट मतलब हट, कब्जा मतलब कब्जा। और वो दोस्तों लगातार एक पर एक कंट्री को कब्जा करता ही चला गया दोस्तों। और देखते ही देखते हिटलर पूरे यूरोप महादेश पे कैप्चर कर लिया दोस्तों हिटलर ने। अब सोचो कि पूरा का पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट उसके अंडर में आ गया। जो फ्रांस उस समय खुद को सुपर पावर मानता था, उसे तो मात्र 17 दिन में नेस्तनाबूद कर दिया था दोस्तों हिटलर ने। फ्रांस की तो औकात भुला दी थी। और वो कहा भी था अपने बुक्स में दोस्तों कि हम तो फ्रांस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और 17 दिन में इसको एकदम धूल चटा दिया, पूरा नेस्तनाबूद करके रख दिया पूरे फ्रांस को। 1941 आते आते एक ही देश बच गया दोस्तों, ब्रिटेन, जिस पर वो कब्जा नहीं कर पाया था। मतलब पूरे यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन बच गया दोस्तों। इसमें रसिया की भरपूर मदद मिली और हिटलर को तभी यह तो सब संभव हो सका। रसिया के मदद के बिना हिटलर इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाता दोस्तों। इस बातों को ध्यान रखना कि रसिया का बहुत सपोर्ट मिला था हिटलर को। दोस्तों इस वर्ल्ड वार को समझने के लिए आप ये देखो, ये डायग्राम मैंने बनाया है। इस वर्ल्ड वार में बेसिकली 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप ए जिसमें एलाइड, जिसे एलाइड पावर कहते हैं। ग्रुप बी जिसे हम लोग ध्रुवीय देश कहते हैं दोस्तों, एक्सिस पावर। अब एलाइड पावर में दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस थे, और एक्सिस पावर में जो थे ध्रुवीय देश, उसमें जर्मनी और इटली थे। एलाइड पावर को दोस्तों पीछे से पूरा जितना भी फाइटर जेट, ये वो जितना भी अस्त्र शस्त्र, दाना पानी, पैसा रुपया का जितना सपोर्ट होता है वो कर रहा था कौन? यूएसए। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के बैक साइड पे दोस्तों ये छिपा हुआ है, ये हिडन है। अभी ये हिडन था यूएसए यहाँ पे, लेकिन उसको सपोर्ट दे रहा था साइड से यूएसए, एलाइड पावर को। और इधर जो जर्मनी इटली के साथ लड़ रहा था, उसको बैक सपोर्ट मिल रहा था रसिया से। अब तो आगे आपने देखा ही दोस्तों इस वर्ल्ड वार में, ऐसे भी दोस्तों इस वर्ल्ड वार में अमेरिका जो सुपर पावर बन के आया था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार बन के ही आया था दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले अमेरिका, यूएसए जो है वो कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये सभी लोग जानते हैं। अब यह वार एक अलग ही मुकाम पे जा चला था दोस्तों, और जीतने वाले किरदार थे एक्सिस पावर। ब्रिटेन इसलिए भी बच गया दोस्तों कि वो पूरी दुनिया में करीब 200 साल राज किया था। वो यहाँ हम भारत सोने की चिड़िया कहे जाने वाले लोगों को भी नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया था दोस्तों ब्रिटेन ने। उसके पास सेना और पैसा काफ़ी प्रचुर मात्रा में आ चुका था। भारत से 11 लाख लोगों को ब्रिटेन लेकर चला गया था युद्ध को लड़ने के लिए। आइलैंड कंट्री होने का भी उसको फ़ायदा मिला दोस्तों, क्योंकि समुद्री रास्ते से अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हिटलर ने ब्रिटेन के ऊपर हथियार से लैस हो पूरी ताकत लगा दी। ब्रिटेन जो खुद शक्तिशाली था, हिटलर के अटैक से पांव से गर्दन तक मर चुका था दोस्त। ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा था हिटलर ने। 1941 आते आते ब्रिटेन खात्मे की कगार पे चला गया था दोस्तों। अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग 1941 में ही आज़ाद हो गए होते दोस्तों। और तभी वार में एक ट्विस्ट आया। 1941 में अचानक हिटलर को खबर मिली कि अब यूएसए अभी लड़ाई में कूदने वाला है। हिटलर अचंभित हो गया, वो इसमें आना क्यों चाहता है दोस्तों। इस बातों को समझो, अमेरिका क्यों इंटरेस्ट हो गया अमेरिका को इस लड़ाई में। दोस्तों जब हम किसी को मदद करते हैं, उसको पैसा संसाधन कोई फ्री में तो देते नहीं है दोस्तों। हमारा सारा धन दूसरे कंट्री पे दाव पे लगा होता है। अगर वो जिंदा बचा तब तो वो रिटर्निंग आएगा दोस्तों, लेकिन जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं अगर वही मर गया तो वो मर गया मतलब हम मर गए दोस्तों, क्योंकि हमारा तो सारा संसाधन गया। हमने जो दाव खेला था दोस्तों वो तो हार गया। अब वो हार गया तो वो मुझे देगा कौन। इसलिए युद्ध में आना, आप देखेंगे दोस्तों जब 2 कंट्री आता है उसको सपोर्ट करने के लिए तीसरा कंट्री आता है, वो एक समय ऐसा आता है कि वो भी युद्ध में कूद पड़ता है, क्योंकि उसकी पूरी संसाधन दाव पे लगी होती है दोस्तों। तो अब हिटलर सोच में पड़ गया था कि अब क्या होगा, क्योंकि वह शक्ति संपन्न देश था अमेरिका। वह प्लान किया कि क्यों ना अमेरिका के कूदने से पहले ही ब्रिटेन को नेस्तनाबूद कर दूं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इधर हिटलर को बुरे बुरे सपने सताने लगे दोस्तों अमेरिका के डर से। वो सोचने लगा लास्ट में कि चलो भाई अब अमेरिका से भी निपट लेंगे। लेकिन उससे निपटने के लिए भी हिटलर को बहुत संसाधन की आवश्यकता थी, जो कहाँ से आता ये सोच में पड़ गया हिटलर। शुरू में तो ये रसिया से लेता चला गया। अब इसको दोस्तों कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, एक्सप्लोसिव, ग्रोसरी आइटम्स, इस सब के काफ़ी प्रचुर मात्रा में ज़रूरत था, जो कहाँ से आता ये हिटलर सोचने लगा दोस्तों। अमेरिका के डर से हिटलर दोस्तों ऐसा डर गया कि पूरी दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। हिटलर ने ऐसा धप्पा मारा दोस्तों, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, धप्पा धप्पा, वैसा ही धप्पा उसने पूरे वर्ल्ड पे कर दिया उस वक्त दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने उसने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन बारबरोसा। इसकी शुरुआत कर दी दोस्तों। उसने संसाधनों को जुटाने के लिए 22 जून 1941 को अपने ही खास दोस्त, जो इतना आगे ले गया था हिटलर को दोस्तों, उसने उसी रसिया पर अटैक कर दिया उसके संसाधनों को कैप्चर करने के लिए, जो अभी तक उसका साथ दे रहा था दोस्तों। पूरी दुनिया चौंक गई।
आखिर यह क्या किया हिटलर ने, जिसके सपोर्ट से हिटलर खड़ा हुआ उसी पर कब्जा जमा लिया दोस्तों। हिटलर ने कब्जा जमाने की कोशिश कर दी। जमाता क्या, उसने कोशिश की थी दोस्तों। अब यहाँ पे इसकी डिक्टेटर को समझिए दोस्तों इसकी महत्वाकांक्षा को समझो। रसिया पर अटैक मायने रखता है दोस्तों 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबरोसा। अब गुस्साया रसिया भी युद्ध में कूदने का घोषणा कर दिया दोस्तों। कि अब किसके तरफ से कूदेगा दोस्तों आप कमेंट करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आगे की स्टोरी दोस्तों। उसने अब एलाइड पावर की तरफ से युद्ध में आ गया। कारण हिटलर ने उसके साथ महागद्दारी कर दिया था दोस्तों, जिसे महाधोखा भी कह सकते हैं। महाधोखा और धोखे में तो दोस्तों दुश्मन के भी दोस्त बन जाते हैं। और अब कहानी में एक और टर्निंग आया दोस्तों। दुनिया के दूसरे छोर पर एक देश है जापान, जिसका इस वर्ल्ड से कोई लेना ही देना ही नहीं था दोस्तों। इस वर्ल्ड वार से वो अपनी खुद की लड़ाई में व्यस्त था। वो कभी चाइना पे, कभी फिलीपीन पे, कभी इंडोनेशिया पे, कभी कोरिया पे अपना अटैक करने में बिजी था दोस्तों। क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में तो एक्सपर्ट था, पर उसके पास रिसोर्सेज में वो काफ़ी कमज़ोर था दोस्तों। उसके पास कोई संसाधन नहीं था। उसे खाने का गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, न पीने का दोस्तों कोई तेल, मतलब ऐसे भी दोस्तों ना उसके पास कच्चा तेल, न खाने का कोई रिसोर्सेज था दोस्तों। कोई संसाधन नहीं था जापान के पास। उसके पास अगर कुछ था तो उसके पास वो एक तेज दिमाग था दोस्तों। और वो दुनिया में संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था जापान उस जमाने में। इस जमाने में भी निर्भर है दोस्तों। आज वो खरीद के ले रहा है, पहले दूसरे से वो छीनता था, युद्ध करके, कैप्चर करके, सता के, इस तरह से वो करता था जापान। होंडा, सुजुकी, कावासाकी, सोनी, मित्सुबिशी सारे जापानीज कंपनी है दोस्तों। आज भले वो संसाधन दूसरे देशों से खरीदता है, पर किसी जमाने में वो ये संसाधन सभी देशों पे अटैक कर करके छीनता था, उसे हासिल करता था, छीन के, आक्रमण करके, युद्ध करके दोस्तों। यही था जापान का काम। और उसे अभी तक इस वर्ल्ड वार से कोई लेना देना नहीं था। वो अपना संसाधन जुटाने के लिए युद्ध करता था, बस इतना ही था जापान का रोल। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, इस समय दोस्तों जिस समय की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसमें पीड़ता था चाइना। कभी देखिए मेरा ये दोस्तों वीडियो, कौन है असली चाइना, ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा लिंक दोस्तों। उसको टच करेंगे तो इस वीडियो पे आप पहुंच जाएंगे दोस्तों। जितनी हत्या जापान ने चाइना में की है ना, वैसा इतनी हत्या शायद ही किसी देश में किया होगा दोस्तों। चाइना को तो घंटी बना के बजा के रख दिया था। अमेरिका को ये टेंशन था कि पूरा यूरोप तो अब खत्म हो चुका है, उसका एक ही देश जिंदा था, ब्रिटेन, और उसके पीछे उसका सारा दाव लगा हुआ था दोस्तों। जापान सोचता था अगर यहाँ से ब्रिटेन को भगा देते हैं तो इन प्रचुर संसाधनों पर तो हमारा कब्जा हो जाएगा, जिसके लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। भारत पहले से ब्रिटिश का गुलाम था। ब्रिटेन को भी कच्चा माल, लोहा, कोयला, सैनिक, पैसा और बहुत सारा रिसोर्सेज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मिलता था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में भी उस वक्त ब्रिटेन का ही शासन चलता था। एक तरह से उसको भी गुलाम बनाया हुआ था दोस्तों ब्रिटेन ने। हम लोग तो खैर पहले ही मर चुके थे, हम लोग को तो ऐसे ही ब्रिटेन पहले ही लूट चुका। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि जापान सोचा कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लेते हैं तो ब्रिटेन तो ऐसे ही हो गया खल्लास, और अगर ब्रिटेन खल्लास तो अमेरिका खल्लास। कारण वही कि अमेरिका का पूरा दाव ब्रिटेन के पीछे लगा हुआ था दोस्तों। मतलब ब्रिटेन खलास तो अमेरिका तो ऐसे ही खलास हो जाता। तो उस वक्त ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि अमेरिका को इस वर्ल्ड वार से इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जा रहा था इस युद्ध में कूदने के लिए। तब अमेरिका ने पूरे जापान की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। जापान को कोई संसाधन और रिसोर्सेज ना दे इसलिए उसने पूरे समुद्री मार्ग, पूरे जहाज का रूट को दोस्तों रोकना शुरू कर दिया कि जापान तक इसकी पहुँच ना हो सके, उसे कोई रिसोर्सेज ना मिले। जापान ये सब देख के दोस्तों, ऐसे तो दोस्तों जापान को इस वर्ल्ड वार से अभी तक इस वर्ल्ड वार 2 से कोई लेना देना नहीं था जापान को। पर अमेरिका की इस घेराबंदी से जापान बुरी तरह बौखला गया। तब आक्रोश में आके जापान वो कर दिया। तब तो छोड़ो दोस्तों, आज 2020 ईस्वी में भी किसी देश का इतना बड़ा पावर नहीं है जो दोस्तों जापान ने उस वर्ल्ड वार 2 के समय में करके दिखा दिया था अमेरिका के साथ। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अपने 300 फाइटर जेट को उठाया दोस्तों और चला गया कहाँ, जापान से कई सौ किलोमीटर दूर, पूरा पैसिफिक ओशियन पार कर। यहाँ मैप पर देखो, आपको लगेगा कि नहीं जापान ऐसे चला गया होगा अमेरिका, लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था। और इस साइड जापान और इसके बाद सारा पैसिफिक ओशियन दोस्तों, और इसके बाद ठीक साइड में अमेरिका पड़ता है दोस्तों, यूएसए। दोस्तों ये फाइटर प्लेन को उठाया और पूरे वर्ल्ड को धप्पा मार दिया दोस्तों। इतना बड़ा सुपर पावर वो जरा भी नहीं देखा जापान की कौन क्या है, कौन सुपर पावर है दोस्तों। वो पूरा 300 फाइटर प्लेन उठाया और चला गया कहाँ, हवाई द्वीप के ऊपर, जहाँ पर्ल हार्बर अमेरिका का सबसे बड़ा ठिकाना था दोस्तों, सैनिक ठिकाना। यह हवाई आइलैंड जिस पर 3000 से ज़्यादा सैनिक को तो समझ ही नहीं पाया दोस्तों कि वो हो क्या रहा। सारे के
के सारे मार दिए। 3,500 सैनिक जो उस वक्त पर्ल हार्बर में खड़े थे दोस्तों, सारा का सारा डेड बॉडी मिला दोस्तों। सारी पनडुब्बी उड़ा दी गई, सारे समुद्री जहाज खड़े के खड़े समुद्र में समा गए दोस्तों। अब अमेरिका पूरा अंदर तक हिल गया, बर्बाद कर चुका था जापान अमेरिका को। अब दोस्तों अमेरिका ने बिना समय गवाए 9 दिसंबर 1941 को अमेरिका डायरेक्ट वे में घोषणा कर दिया कि हम भी अब इस वर्ल्ड वार में आएंगे। और यहीं से दोस्तों टर्निंग पॉइंट आया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब आपको लगेगा कि युद्ध तो पलट जाएगा, नहीं दोस्तों, अब इसमें एक और देश जापान की एंट्री भी हो चुकी थी। अब जापान से अमेरिका और यूरोप से अफ्रीका तक सब युद्ध में कूद गए दोस्तों। भारत भी कूद गया। अब आपको लगेगा भारत कैसे कूद गया भैया, तो भारत से 11 लाख लोग को पकड़ के ले गया था ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ने के लिए दोस्तों। कितनी की बॉडी तो आज भी उसके घर वाले खोजते खोजते मर गए। आज तक कोई आया कहाँ ब्रिटेन से दोस्तों। ये 11 लाख मायने रखता है, ऐसा था ब्रिटेन। हम लोग को वो गुलाम तो बनाया, संसाधन तो छीना, ऊपर से 11 लाख लोगों को भी ले गया मरने के लिए। चलो कोई बात नहीं, टॉपिक पे चलते हैं। पूरा यूरोप तो समझो दोस्तों, एक तरह से पूरा वर्ल्ड इसमें अभी इन्वॉल्व हो गया था। आपको लगेगा कि हिटलर अब पिटेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, हिटलर अभी नहीं पिटेगा, क्योंकि जर्मनी काफ़ी पावरफुल कंट्री बन के उभरा था दोस्तों। तो जब जो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता है दोस्तों, तो उसका डाउनफॉल में भी टाइम लगता है। रसिया को तबाह करता चला गया दोस्तों हिटलर। इधर जापान कब्जा करते जापान का कब्जा नीति चल ही रहा था दोस्तों। वो अपना कब्जा करते करते भारत के बॉर्डर पे तक आ गया। पूरे यूरोप, जर्मनी, मित्र देशों की बैंड बजा दी गई थी दोस्तों हिटलर के द्वारा। हिटलर अब राजधानी मॉस्को तक पहुंच गया था रसिया में। हिटलर की सेना मॉस्को तक लगभग पहुंचने ही वाली थी दोस्तों, और पूरे नेस्तनाबूद कर दिया था रसिया को हिटलर की सेना ने। अब क्या हुआ दोस्तों, अब रसिया के तत्कालीन राष्ट्रपति स्टालिन ने रेडियो पर आकर अनाउंस कर दिया दोस्तों कि भाइयों और बहनों, हम हार गए हैं। अब खुद को बचा सको तो बचा लो हिटलर से, जो भी संसाधन है उसको बचा लो, अगर बचा सको तो, वरना जला कर नष्ट कर दो। घरों को जला दो, अनाज जला दो, अपने मवेशी को जला दो, अपनी प्रॉपर्टी को जला दो, ताकि ये कोई भी संसाधन हिटलर के काम ना आ सके। इस तरह से हालत कर दिया था हिटलर ने रसिया की। अब प्रॉपर वे में देखो दोस्तों, तो हिटलर एक ब्लंडर मिस्टेक कर बैठा। मॉस्को पर वो तो लगभग कब्जा कर ही लिया था दोस्तों, कहो तो लगभग पूरा कब्जा नहीं किया था, लगभग कर लिया था। रसिया लगभग खत्म था। तब तक हिटलर को एक कौन सा सनक सवार हुआ दोस्तों, एक जुनून सवार हुआ। हिटलर ने कहा अपनी सेना से कि सुनो, अभी मॉस्को को छोड़ो और पहले हमें रसिया का 2 शहर लेनिनग्रेड, स्टालिनग्रेड, दोस्तों लेनिनग्रेड, स्टालिनग्रेड, ये रसिया का 2 बहुत पॉपुलर शहर है। तब हिटलर की सेना को कहा कि ये 2 शहर पहले हमें चाहिए, पहले इस दोनों को पीटो, हराओ और हाजिर करो इसको। तब हिटलर की सेना ने उसे बताया भी कि पहले मॉस्को पे पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, फिर रसिया तो अपना है ही, बाद में वो तो हो ही जाएगा लेनिनग्रेड और स्टालिनग्रेड। पर दोस्तों आप देखेंगे ना, हिटलर का कहानी जब भी सुनेंगे, हिटलर का बायोग्राफी पढ़ेंगे, या बहुत सारे यूट्यूबर हिटलर पे अपने अपने तरह से वीडियो बनाए हैं दोस्तों, पर हिटलर को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे जो उनको सलाह देते थे। हिटलर को सलाह बिल्कुल भी पसंद नहीं था दोस्तों, उसे ज्ञान लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। और उस जमाने की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे हिटलर का नाश का पहला कारण बना था दोस्तों। ये जो डिसीजन था, लेनिनग्रेड चाहिए, स्टालिनग्रेड चाहिए, अभी मॉस्को को छोड़ दो बीच में, यही हिटलर के नाश का पहला कारण बन गया दोस्तों। और इसके बाद तो देखो आगे क्या होता है। अब ओवर स्मार्ट हिटलर ने अपनी सेना को 2 पार्ट में बांट और कहा कि आधे नॉर्थ और आधे साउथ जाओ, और बीच में मॉस्को को भूल गए दोस्तों। सेना गई दोनों जगह, कब्जा भी की दोस्तों, कब्जा करके लौट भी रही थी। तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। रसिया में भयंकर सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी और टेम्परेचर हो गया था -40 डिग्री के आसपास। इतने टेम्परेचर में जर्मनी की सेना नॉर्मल कपड़ों में फंस गई थी दोस्तों। सेना बर्फबारी में कमर तक डूब गई और फंसती चली गई। और मात्र हिटलर की एक बेवकूफ़ी ने दोस्तों हिटलर की 7 लाख सैनिक को बिना लड़े मौत के घाट उतार दिया था इस ठंड ने। आधी तो ठंड से मरे दोस्तों और आधी रसिया के वार से मरे दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों 7 से 10 लाख सैनिक का यहाँ क्षति हुआ। ये आंकड़े को समझो, हिटलर का एक मिस्टेक 7 से 10 लाख सैनिक को बेमौत मरवा दिया था दोस्तों। ये हिटलर की पहली हार थी। लेनिनग्रेड, स्टालिनग्रेड में कुछ नहीं था दोस्तों, ये सिर्फ हिटलर के मन में खटकने वाली बात थी, ईगो वाली बात थी कि मुझे लेनिनग्रेड चाहिए, स्टालिनग्रेड चाहिए। अरे भैया, पहले जिस मॉस्को पे आगे बढ़े थे उसको भी फतह कर लेते दोस्तों। सेना मॉस्को पहुंचने से पहले ही ठंड में फंसकर मरती चली गई दोस्तों। इसके बाद हिटलर हारता ही चला गया, कभी जीत नहीं सका दोस्तों।
अब रसिया आगे बढ़ता चला गया हिटलर के ऊपर, क्योंकि एक झटके में हिटलर की एक बेवकूफ़ी से 7 से 10 लाख सेना हिटलर के बेमौत मारे जा चुके थे। फाइनली सबने देखा कि रसिया गजब का काम कर रहा है। फिर 6 जून 1944 को एक जगह पड़ता है दोस्तों, नॉर्मैंडी लैंडिंग, या डी-डे भी आप पढ़ेंगे दोस्तों। इस टॉपिक को आप इस टॉपिक पे डेडिकेटेड होकर आप स्टडी करेंगे दोस्तों, तो बहुत सारे राइटर्स इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किए हैं। तो दोस्तों ब्रिटेन अमेरिका ने जैसे तैसे करके फ्रांस पर ये लैंडिंग की, नॉर्मैंडी फ्रांस के ऊपर ये लैंडिंग। अब फ्रांस पहले ही मर चुका था दोस्तों, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि 17 दिन में पूरा उसका कमर से लेके हड्डी पसली एक कर दिया था हिटलर ने फ्रांस का। फ्रांस पर तो पूरा हिटलर की सेना थी उस वक्त, जर्मनी का कब्जा हो चुका था। लैंडिंग पर वो फ्रांस का कोस्टल एरिया, यहाँ पे जो कि अमेरिका और ब्रिटेन अपनी सेना भेजा। सबको पता था कि यहाँ पे अब भयानक युद्ध होगा, क्योंकि यहाँ तो जर्मन सेना पहले से फ्रांस में मौजूद है, फ्रांस पे कैप्चर करके। दोस्तों अमेरिका ब्रिटेन ये सोच लिया था कि भले मरेंगे पर आगे भी तो बढ़ेंगे। यही रणनीति पे दोस्तों उसने फ्रांस पे कैप्चर करने की प्लानिंग कर डाली थी और आगे बढ़ गए थे दोस्तों। यह हजारों लोगों की कुर्बानी की कहानी है दोस्तों। और 1944 की वह लैंडिंग पहली बार फ्रांस में अमेरिका और ब्रिटेन की सैनिक के पांव पड़े दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर पीछे हटा दोस्तों, किसी का औकात नहीं था यूरोप में हिटलर के बगैर कोई पैर रख दे दोस्तों, अपना पाँव रख दे। और यही लैंडिंग जो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रांस पे, पहले उन्होंने फ्रांस पे एंट्री मारा था यूरोप को बचाने के लिए। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों फ्रांस को हिटलर से आज़ाद करा लिया गया। अब तीनों ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, ये तीनों मिलकर दोस्तों जर्मनी पे धावा बोल दिया, और उधर रसिया उसे घेर चुका था दोस्तों। हिटलर अब बुरी तरह सबके बीच घिर गया दोस्तों। हिटलर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। सबने कहा भाग हिटलर, भाग हिटलर, भाग हिटलर, हिटलर भाग, हिटलर भाग। लेकिन हिटलर अब सोचा कि अब किधर भागूं, ये सारी तबाही तो मैंने ही मचाई और साथ में कोई देश भी नहीं था। हिटलर को लगने लगा अब मुझे मार कर तो सभी देश म्यूजियम में टांग देंगे पब्लिकली। इसलिए हिटलर ने दोस्तों 30 अप्रैल 1945 को साइनाइड की गोली खा ली और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली दोस्तों। हिटलर का बॉडी तो दोस्तों आज भी सस्पेंस ही है, लेकिन हिटलर की बॉडी का उसका दोस्त एक था दोस्तों, कैप्टन गोबिल्स, उसने हिटलर को जला दिया था, ऐसा कहते हैं दोस्तों। कहा ऐसे हिटलर ने खुद भी कहा था दोस्तों कि मरने के बाद मेरी बॉडी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। हिटलर का लाश तो दोस्तों आज भी सस्पेंस है। और इस तरह और इसी के साथ दोस्तों यूरोप से वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। एडोल्फ हिटलर के सुसाइड करने के बाद दोस्तों जर्मनी खत्म, और 7 मई 1945 को विधिवत जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। तो हिटलर मर गया दोस्तों, तो जर्मनी सरेंडर कर दिया। अब आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर, जापान। आय है बहुत सुहाना टॉपिक, जापान। परमाणु बम, परमाणु वार, कौन जिम्मेदार। चलते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, अब फैसले की घड़ी आ गई थी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया ने आपस में मीटिंग की। सब ने फैसला किया कि अब जापान को खत्म करना है। और इधर यह पागल देश जापान, कहते हैं ना दोस्तों, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इतना कुछ हो गया दोस्तों, इतना वर्ल्ड वॉर 2 अब लास्ट फेज में पहुंच गया, और अब भी जापान इस सभी से बेखबर दोस्तों, सभी देशों पे संसाधनों के लिए अटैक करने में बिजी था। सब देश को दोस्तों, छोटा छोटा देश को पकड़ता था और गाल पे चट 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 बजा रहा था दोस्तों जापान। बेखबर, वर्ल्ड वॉर 2 से बिल्कुल बेखबर जापान। 30 अप्रैल 1945 के बाद प्लानिंग के अनुसार कहा गया कि रसिया एक काम करो, तुम ऊपर से घेरो, ब्रिटेन तुम भारत और ऑस्ट्रेलिया को कैप्चर किए हुए हो, तुम उस साइड से घेरो, फ्रांस तुम भी कहीं ना कहीं से घुस अंदर। फिलीपीन और कुछ इलाकों में फ्रांस की मौजूदगी थी दोस्तों, तो अमेरिका कहा हम अब इधर से आते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक और ट्विस्ट आ गया, एक और घटना घट गई। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका का एक प्रोजेक्ट चल रहा था दोस्तों, हिडन प्रोजेक्ट, जिसका नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन, जो कि सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। दुनिया का पहला महाशक्तिशाली बम बनके तैयार हो गया था। हालांकि इसको बनाने का उद्देश्य हिटलर को तबाह करने के लिए ही हुआ था, जो 1939 से बन रहा था दोस्तों। उसी को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। और 16 जुलाई को ट्रिनिटी, न्यू मैक्सिको में इसका सफल परीक्षण कर लिया गया। पर अब अमेरिका को धैर्य नहीं था दोस्तों। पर्ल हार्बर का गुस्सा तो उसके अंदर ही अंदर सुलग ही रहा था दोस्त जापान के प्रति। अब और 2 वीक के अंदर अंदर बिना देर किए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, आज से लगभग 75 साल पहले दोस्तों, परमाणु बम को गिराकर जापान को दहला दिया दोस्तों अमेरिका ने। और गुस्सा इतना जबरदस्त था कि उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त
1945 को उस जापान का दूसरा शहर नागासाकी, उसके ऊपर भी उसने एक और बम गिरा दिया दोस्तों, परमाणु बम। 2 ब्लास्ट ऐसे हुए दोस्तों कि 5 लाख लगभग लोगों की मौत हो गई दोस्तों, एक झटके में उड़ गए 5 लाख लोग। दोस्तों आंकड़े को समझो, एक बम गिरता है और लाखों लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि सरकारी आंकड़े अगर देखेंगे दोस्तों तो सरकारी महकमा क्या कहता है, 1,30,000 से 2,36,000। अरे दोस्तों यह सच नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार क्यों कहने जाएगी कि भाई आपका 5 लाख मरा? जाके उनसे पूछो जो जिसने इस विभीषिका को झेला है दोस्तों, क्योंकि यह अमेरिका और ब्रिटेन बोलते हैं, पर असली आंकड़ा जिन पर बम गिरा वो कहते हैं दोस्तों जापान कहता है कि हमारे 5 लाख से ऊपर लोग तो एक झटके में मारे गए। जापान काफ़ी शक्तिशाली था दोस्तों, उसने इतनी विनाश को देख ये अंदाज़ा लगा लिया कि भैया टेक्नोलॉजी तो अब आ गई है, दिमाग तो उनके पास था दोस्तों। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जापान यही सोच रहा था कि भैया अभी तो ये 2 गिराया है, लेकिन जिसके पास टेक्नोलॉजी आ गया वो 20 और 20,000 भी गिरा देगा किसी भी दिन। तो दोस्तों भले ही बम 2 हो, जापान तो यही सोचा दोस्तों कि बम तो ये लोग और भी बना लेंगे दोस्तों। और 6 अगस्त वाले बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया और 9 अगस्त वाले बम को दोस्तों फैटमैन नाम दिया गया, जो कि ब्रिटेन के पीएम थे ना, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा दोस्तों, विंस्टन चर्चिल, उन्हीं के नाम पे दोस्तों ये फैटमैन बम था। 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था दोस्तों। ठीक ये दोनों विभीषिका जो हुआ जापान पर, ठीक उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान भी घुटना टेक दिया दोस्तों वर्ल्ड वार 2 में। लेकिन यह तारीख इतिहास से सबक लेकर परमाणु युद्ध और वर्ल्ड वार पे फुल स्टॉप लगा गया दोस्तों। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है दोस्तों, बहुत अच्छा बात है। यह परमाणु हमला का विभीषिका को देश और दुनिया देख लिया था कि ये क्या तहलका मचा सकता है, क्या विभीषिका ला सकता है दोस्तों। आप देखे होंगे दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ है, ना ही किसी देश परमाणु संपन्न होते हुए भी कोई भी देश किसी पे एटॉमिक हमला नहीं करता है दोस्तों। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन ऐसा देश है जिसके पास एटम बम तो है पर वो उसके पास सुरक्षित नहीं है। और इस तरह से दोस्तों देखेंगे तो 2 सितंबर 1945 को एक जहाज था मिसौरी शिप, इसी जहाज पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के अधिकारी ने आत्मसमर्पण पे सिग्नेचर किया था दोस्तों। और इस तरह 6 साल चले जो महायुद्ध है उनका खात्मा 2 सितंबर 1945 को इस महायुद्ध का खात्मा हो गया था दोस्तों। दोस्तों ये वर्ल्ड वार की कहानी तो हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों, लेकिन वो जो लाखों बेगुनाहों की मौत हुई दोस्तों, इसका जिम्मेवार कौन था, ये इतनी बड़ी कहानी में तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। जो निर्दोषों का जो जान गया है, इतना जो खून बहा दोस्तों, आज भी 75 साल के बाद उस एटॉमिक वार का दोस्तों वो रेडिएशन जापान पे दिख रहा है। ऐसा था जापान पे वार। और दोस्तों कथा का जो मूल कैरेक्टर था दोस्तों वो तो आत्महत्या करके मर गया दोस्तों, लेकिन बहुत गलत हुआ दोस्तों। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आया दोस्त। यही था हमारा टॉपिक। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।